नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। भूटान के प्रधानमंत्री इस समय हिंदुस्तान के दौरे पे हैं। बीते दिनों भूटान में आम चुनाव हुए, उसके बाद में नए प्रधानमंत्री ने वहां पे जिम्मेदारी संभाली और पहली विदेश यात्रा के तौर पर हिंदुस्तान को चुना है। और अपने आप में ये दर्शाता है कि कैसे भारत के लिए भूटान और भूटान के लिए भारत एक दूसरे के लिए बेहद करीबी मित्र के तौर पर, पड़ोसी देश के तौर पर एक तरीके से एक दूसरे को मानते हैं और स्वीकारते हैं। और यही बात 2014 में भी देखने को मिली थी, जब हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के तौर पे अपनी कुर्सी संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी विदेश यात्रा के लिए सबसे पहले भूटान को चुना था। तो अपने आप में दोनों ही पड़ोसी देशों के बीच के संबंधों की जो गहराई और ऊंचाई है वो अपने आप से इस तरीके की यात्राओं से ही बयां होती नजर आती है। लेकिन अभी तक किस प्रकार के रहे हैं संबंध, किस प्रकार के सहयोग है, और अब वर्तमान की जो भूटान के प्रधानमंत्री की हिंदुस्तान की 3 दिन की यात्रा है, यहाँ से ये किस प्रकार से एक नए आयाम को आगे बढ़ती नजर आएगी, बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि भूटान को लेकर हिंदुस्तान का नजरिया हमेशा से खुले दिल का रहा है। चाहे उसको आर्थिक तौर पे सहयोग की बात हो या सुरक्षा के मामलों में सहयोग की बात हो, हमेशा भारत ने भूटान के लिए आगे बढ़ के कदम उठाए हैं। और ऐसे में भूटान ने भी भारत के प्रति अपनी दोस्ती को हमेशा जाहिर करके दिखाया है। तो अपने आप में कैसे हैं वर्तमान में भारत और भूटान के संबंध, और यहाँ से अब आगे ये दोस्ती क्या रंग आगे दिखाएगी, इस मसले पे बात करने के लिए बेहद दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते मेरे साथ मौजूद हैं शशांक जी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में प्रोफेसर महेंद्र लामा, आप स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से ताल्लुक़ रखते हैं और भूटान के मामलों की जानकार है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। भारत और भूटान किस तरीके से देखते हैं संबंध को, तब जबकि हिंदुस्तान में पड़ोसी पहले की नीति हम देख सकते हैं, और ऐसे में भूटान की यात्रा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली यात्रा के तौर पे, और एक प्रकार से उसी जेस्चर का एक तरीके से प्रतिनिधित्व भी करते हुए हम देख पा रहे हैं भूटान की ओर से। आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे हमारा नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी रही है जी विदेश नीति में, उसमें भूटान का बहुत ही यूनिक रोल रहा है। क्योंकि नेबर्स फर्स्ट की हम बात करते हैं, लेकिन हर एक नेबर के साथ में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें रहती हैं जी, ख़ास करके पाकिस्तान और चीन के साथ में, और अब नेपाल भी और श्रीलंका भी थोड़ा सा उस तरह की तरफ जा रहे हैं, जबकि बांग्लादेश और मालदीव्स वो भारत की तरफ ज़्यादा अच्छे रिश्ते बढ़ रहे हैं। लेकिन भूटान एक अकेला देश ऐसा है कि कई दशकों से वो लगातार पूरे तरीके से भारत के साथ में उनके संबंध इतने मधुर और इतने दृढ़ता के रहे हैं कि उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि चाइना कार्ड प्ले करना है, पाकिस्तान कार्ड प्ले करना है, कोई और कार्ड प्ले करना है, कुछ नहीं जी। पूरे तरीके से भारत के साथ में हमेशा भारत और भूटान के रिश्ते एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से और आपसी भाईचारे की दृष्टि से। क्योंकि देखिए भूटान में जो है जिस तरीके के वहाँ पे अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगी हुई हैं, उसकी वजह से भूटान की पर कैपिटा इनकम मैं समझता हूँ दक्षिण एशिया में करीब सबसे ऊपर हो चुकी है। और इसमें भारत का योगदान तो माना जाएगा, लेकिन भूटान का भी योगदान है। जबकि नेपाल में हमने शुरुआत करी थी तो वो वहीं का वहीं रह गए अभी। अब वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं कौन पैसा लगाएगा उनके यहाँ। पाकिस्तान पैसा लगाने के लिए मांग रहा है औरों से। भूटान ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, भारत के पास भी जो कुछ है वो हमसे शेयर करने को तैयार है। वो भी गरीब है, हम भी गरीब हैं, लेकिन शेयर करेंगे और दोनों का फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा बढ़ता जा रहा है जी, जैसे जैसे नई प्रोजेक्ट्स आ रही हैं। बस में कमी बस एक यही है कि भारत की जो प्रोजेक्ट्स लगती हैं कहीं भी, वो थोड़ी डिले होती चली जाती हैं। भारत वाले लोग जो पहले निर्णय लेते हैं, फिर उसको जो इम्प्लीमेंट करने का हमारा प्रोसेस है उसको थोड़ा सा स्पीड अप करना ज़रूरी है। क्योंकि पहले हमको परवाह नहीं थी, लेकिन अब चीन जो है ना इतने ज़बरदस्त इनरोड्स करने में लगा हुआ है हर देश के अंदर जी। कहता पैसे देंगे, जो प्रोजेक्ट्स अगर वायबल भी नहीं है तो वहाँ ज़्यादा पैसे देंगे। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि अगर वायबल प्रोजेक्ट्स, अपनी नेशनल प्रायोरिटी वाली प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं तो उनमें कम से कम इम्प्लीमेंट तो करें। बिल्कुल, आपने जो बात कही शशांक जी बेहद महत्वपूर्ण, और ऐसे में शायद इसीलिए एक गति भी देखने को मिली है मौजूदा केंद्र सरकार के माध्यम से, जो इस समय के हालात हैं, जिस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसको देखते हुए। क्योंकि अगर आपको अपने पड़ोसियों से सहयोग को आगे बढ़ाना है तो वो गति ला के दिखानी होगी। प्रोफेसर लामा, आपको लगता है कि अगर हम भूटान के नज़रिए से हिंदुस्तान को देखें, किस तरीके के ख्यालात लोगों के हैं वहाँ पे, किस प्रकार के एक्सेप्टेंस है हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को लेके भूटान के नज़रिए से? देखिए, अगर कभी भी भूटान आप जाएंगे और भूटानी जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनको पूछेंगे कि सबसे नंबर 1 चॉइस आपका कौन सा देश है, तो उसका फर्स्ट चॉइस सभी का, आप गांव में जाइए, शहर में जाइए, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, जो भी है उनको पूछ लीजिए कि हमारी फर्स्ट चॉइस भारत है।
इसका मतलब है कि जो भारत और भूटान की जो संबंध रही है वो इतनी सुगठित और इतनी गहराई का एक संबंध है। हर क्षेत्र पे आप कृषि में देख लीजिए, अभी जलवायु परिवर्तन के बात करते हैं, इसमें देख लीजिए, विकास में देख लीजिए, योजनाबद्ध विकास में देख लीजिए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब भूटान में पंचवर्ष योजना शुरू की 1961 में जी, इनका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका 100% 100% जो अनुदान थी वो भारत सरकार ने दिया था। उसके बाद थोड़ा घटता गया। अभी 11वीं पंचवर्ष योजना जो 18 में खत्म हुई, समाप्त हुई, उसमें भी कम से कम भारत का योगदान 23% था। अभी मैंने सुना आज प्रधानमंत्री द्वय, हमारी अपना प्रधानमंत्री और भूटान के प्रधान तय किया कि 4,500 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा जी। पीएम मोदी ने इस बात की घोषणा भी की आज जी। लेकिन देखिए भूटान का जो स्थिति है थोड़ा अभी उसमें परिवर्तन तो नहीं, अभी रूपांतरण आ रहा होगा, वो आने का जो संभावना है। किस तरह का? क्योंकि जो लोग का जो चाहना है, लोग जो चाहते हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, राइट। और इसके लिए सरकार को, भूटान सरकार भी काफ़ी इंगेज्ड है कि इस बार जब डॉक्टर छिरिंग प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति हो गए और उनका पार्टी ने जो दिया, उनका पार्टी का सबसे बड़ी मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी इशू, मुद्दा यही था कि हम देश में द्रुत गति में और व्यापक ढंग का विकास करेंगे। ठीक है, जैसे पहले बात इन लोगों ने पहले बार बताया उत्तर पश्चिम का पूर्वी पश्चिम हाईवे का ऐलान किया। उसके बाद बताया कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में हम इतना करेंगे, डिजिटल कनेक्शंस में इतना करेंगे। तो इनका जो सोच है और जो सोच काफ़ी व्यापक है और सोच जो 21वीं शताब्दी में भूटानीज लोग जो चाहते हैं इस सोच मुझको उसको लगाने की ज़रूरत है। एक तरीके से जो एस्पिरेशंस हैं भूटान के लोगों के वो बहुत ज़्यादा हैं कि आखिर वो कैसे और ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकें, और उसमें भारत किस प्रकार का एक बड़ा और अहम योगदान अदा कर सकता है ये भी समझना जरूरी है। शशांक जी, आपको लगता है कि जो बात प्रोफेसर लामा ने कही है कि एस्पिरेशंस लगातार बढ़ गए, अगर हम खासतौर से युवा भूटान के लोगों की बात करें, आपको लगता है कि उस दिशा में जो आज एक घोषणा हुई है 4,500 करोड़ रुपए के अनुदान के लिहाज से, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि इसरो के माध्यम से वहां पे एक ग्राउंड का एक सेंटर भी बनाया जाएगा। इससे पहले भी कई प्रकार के एक बड़े सहयोग देख चुके हैं। पीएम ने इस बात को भी कहा कि साहब हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है अपने आप में एक बड़ा आधार तय करते हैं दोनों देशों के संबंधों के बीच में। आपको लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं रिश्ते को और आगे जाके बढ़ाने में और भूटान की विकास यात्रा में मददगार साबित होगा? देखिए, जो भी यंग लोग हैं, जो भूटान के यंग हों, भारत के यंग हों, सबकी इच्छा यही रहती है कि भी आगे बढ़ें जी, और जितना तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं क्यों ना विकास हो। तो बहुत समय ऐसा निकल गया पहले और वो एक फाउंडेशन तो बन चुकी है, अब उसके ऊपर आगे बढ़ना आवश्यक है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि भारत को जो है उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे भूटान सरकार भी इच्छा उनके ध्यान में रखती है। इसीलिए जब भूटान ने, उनके जो महाराजा हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सोचकर कि जो उनके जनता के विचार थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं जो हूँ यहाँ पे मोनार्की की जगह डेमोक्रेटिक लाना चाहूँगा। तो भारत ने पूरी मदद करी। जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उनमें से एक को उन्होंने चुन के कहा कि ये आपको एडवाइज़र की तरह भेज रहे हैं, आप आराम से इनको देखिए। और हमारे यहाँ जो है जो लॉयर्स वगैरह का बड़ा रुतबा वैसे अच्छा नॉर्मली माना जाता है, तो वो उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करी। और उसी की वजह से जब भी चुनाव वहाँ पर हुए हैं तो हमने देखा है कि लगातार वहाँ पर नई नई सरकारें आई हैं, लेकिन काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी सरकार में बनी रही है क्योंकि महाराजा की वजह से। और दूसरा यह भी है कि अब धीरे धीरे हमने देखा है कि भारत की तरफ उनकी निगाह इस तरह की है कि भारत से ही सबसे पहले देखना होगा कैसे एड क्या लेनी है, क्या व्यापार को कैसे बढ़ाया जाना है। और इसीलिए वो उनका थोड़ा ध्यान बस इसमें है कि व्यापार को कैसे आगे एक मुद्दे की तरह से लिया जाए। और फिर टूरिज़्म में तो खैर भूटान बहुत अच्छी जगह माना जाता है, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर उसमें जो है टूरिज़्म वगैरह प्रमोशन में जो एसेट्स वगैरह और बनाए जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में उनके यहाँ बहुत तरह तरह की संभावनाएं और भी आगे हैं। तो हमारे ख्याल से इन सब चीज़ों में भारत के साथ में और देशों के साथ में, अभी आपने देखा होगा कि भारत ने जापान के साथ में मिलकर एक एशिया अफ्रीका
ग्रोथ कॉरिडोर की बात की जी। तो इसमें हमने उनसे ये भी कहा है कि जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनमें बहुत वो मदद करने का उनको बढ़ावा देना चाहिए, और शुरू करा भी है। बिल्कुल। तो हम सोचते हैं कि ये जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं सब रीजनल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल के हैं, कुछ उधर हैं बिम्स्टेक के अंडर में, उन सब में भी इस तरीके से मेरे ख्याल से आगे बढ़ के तरह तरह से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय इस तरह के बढ़ सकते हैं, ताकि भूटान के जो है सुरक्षा का जो उसका महत्व है भारत की सुरक्षा के लिए वो बना रहे जी, और भारत भी उनको सुरक्षा में पूरी तरह से मदद करता रहे, लेकिन साथ ही साथ जो उनके जो यूथ की इच्छाएं, आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस हैं वो पूरी भी हो। बिल्कुल। मैं सुरक्षा के मसले पे विस्तार से आपसे बात करूंगा। प्रोफेसर लांबा, कौन से वो की सेक्टर्स हो सकते हैं या हैं जहां पे भारत और भूटान मिलकर और ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं, जिससे दोनों को ही ज़्यादा तरीके से फ़ायदा हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, ट्रेड की बात हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात हो, या फिर सब रीजनल जो भी इश्यूज़ हैं उनमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात हो? देखिए, अब स्थिति ऐसा है कि दोनों राष्ट्र को काफ़ी जल्दी मूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भूटान और भारत का बीच में जो कंट्रोवर्सी है कि हाइडल पावर, जो भूटान का जो हाइडल पावर है वो जो पूरा एक्सपोर्ट करता है भारत को, है ना, उसमें भूटान कहने लगा है कि जो हमको पर यूनिट जो प्राइस मिलता है, टैरिफ मिलता है, वो ठीक नहीं है शायद, लेकिन उसकी जो नेगोशिएशंस हैं वो लगभग एक फाइनलाइज होने की स्थिति में हैं जी। नेगोशिएशंस हो रहा है, क्योंकि पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए, चूखा बनाया, कुरीचू बनाया, ये सब में अनुदान की जो परसेंटेज थी वो काफ़ी बड़ा थी, अभी ऋण ज़्यादा हो गए। इसीलिए तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अब भारत ही केवल मार्केट ना भारत केंद्रित वहाँ पे भूटान का जो इलेक्ट्रिसिटी अभी जो पैदा होती है वो ना हो के पूरा दक्षिण एशिया केंद्रित होना चाहिए। भूटान का इलेक्ट्रिसिटी नेपाल में भी जा सकता है, श्रीलंका भी जाने सकता है, और भारत इसको ट्रांजिट पॉइंट का रोल इसको निर्वाह करना चाहिए। एक तो ये है ना। दूसरी चीज़ है, देखिए भूटान में जो जलवायु परिवर्तन से जिस तरह से वहाँ पे प्रभाव हो रहा है, 2010 में जो सार्क समिट में क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन लोगों ने जो जिस तरह का प्रस्ताव पारित किया, भूटान काफ़ी हद तक माने चिंतित है कि जलवायु परिवर्तन से क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इनका 2016 का डेटा देख रहा था, उसमें दिखा है कि जंगली जानवर ने इन लोग जो भूटान का जो कृषि क्षेत्र में इतना आघात पहुंचाया है। अभी मैंने देखा है 1356 टन चावल, 3890 टन ये जो मेज, और 105 टन गेहूं, इस तरह से वो जंगल जानवर आ, इसमें भारत का काफ़ी बड़ा भूमिका रहेगा कि किस तरह से, क्योंकि भूटान एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, किस तरह से इसको ठीक तरह से करे। और तीसरी बात यह है कि भूटान को सब रीजनल, जो अभी शशांक साहब ने कहा कि सब रीजनल का जो अरेंजमेंट है, इस तरह भूटान को नॉर्थ ईस्ट से है ना, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो ट्राइलैटरल हाईवे है हमारा म्यांमार और थाईलैंड के बीच, वो रास्ता भूटान को भी देना चाहिए जी। ये तीन महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और शायद इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लगातार जो भूटान के कंसर्न्स हैं उस पे भारत बहुत गंभीर है, हमेशा से रहा है, और ज़्यादा हर दिन एक उस गंभीरता का एक नज़रिया भी रहता है कि साहब किस तरीके से एक सहयोग को आगे बढ़ाया जाए। हम फिर इस मसले पे बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो अपने दोनों खास मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत भूटान के संबंध यहाँ खड़े कैसे हैं और यहाँ से आगे जाता कैसे, आगे का रास्ता, और खास तौर से बात होगी सुरक्षा के मसले पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अरे नहीं साहब, हम डोनेशन 2000 से ज्यादा कैश में नहीं लेते। सॉरी सर, 20,000 से ज्यादा का नकद में लेन देन हो ही नहीं सकता। आखिर प्रॉपर्टी का सवाल है। क्या मैडम, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए ना। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नकद लेना गलत है। बिजनेस के खर्चे में कैसे डाल दूं मैम? 10,000 से ज्यादा कैश देना नहीं चलता है। हम कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि देश के प्रति हम जानते हैं अपनी जिम्मेदारी। कम ऑन इंडिया।
गो कैशलेस, गो क्लीन। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एंटरप्रेन्योर के लिए एक हब के निर्माण का आज लुधियाना की धरती पर पूरे देश के लिए इस योजना का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। नेशनल SC/ST हब MSME मंत्रालय भारत सरकार की योजना। ये हब SC/ST उद्यमियों के लिए कार्य कर रहा है। सरकारी खरीद में शामिल होने का रास्ता आसान हुआ है। प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हब के अंतर्गत कुछ नए कदम भी उठाए गए हैं। बैंक से लोन लेने की प्रोसेसिंग फीस, सरकारी टेंडर की बैंक गारंटी, मान्यता प्राप्त लैब में जांच के शुल्क की रीएम्बर्समेंट शामिल है। मैनेजमेंट कोर्स की फीस की वापसी का भी प्रावधान है। और अधिक जानकारी के लिए SC/ST हब के नजदीकी शाखा कार्यालय से संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-111955 या scstHub.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। अपने 2 व्हीलर को दीजिए हाईएस्ट माइलेज का इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस की लॉन्ग टर्म 2 व्हीलर पैकेज पॉलिसी के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, ट्रस्टेड सिंस 1906। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? इंस्पेक्टर है, हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। और अपू से पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? जी वो वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। फिर प्यार का हर इम्तिहान समझो पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना है। तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कब सीखेगी? मुझे भी स्कूल जाना है। लड़कियां स्कूल नहीं जाती। नाम बताओ बेटा, अपना नाम बताओ। नाम बता अपना। मेरा नाम कुसुम कुमारी है। मेरी उम्र 7 साल है। मेरे बापू ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, नहीं तो मैं भी दूसरी कक्षा में होती। मैं भी अपने भैया के साथ पढ़ना चाहती हूँ। आप जैसा बनना चाहती हो? मेरे पापा को बोलो ना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ़ बनने वालों में से? जागो ग्राहक, जागो। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में, और हम बात कर रहे हैं भारत और भूटान के संबंधों, क्योंकि भूटान के जो नए प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पहली विदेश यात्रा के तौर पे हिंदुस्तान को चुना है। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत वो भी भूटान पहुंचे थे। और दोनों ही संबंधों की गहराइयों को इस बात के लिए प्रदर्शित करने के लिए ये घटनाएं काफ़ी हैं। और हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए, उनसे हम बात करते हैं। शशांक जी, किस तरीके से हम भारत भूटान के जब संबंधों की बात करते हैं तो चीन का जिक्र स्वाभाविक तौर पर आ जाता है, खासतौर से हाल फिलहाल के डोकलाम का मसला जो रहा था। आपको लगता है कि उस घटना ने भी दोनों ही देशों को और ज़्यादा करीब लाके खड़ा किया कि कैसे दोनों के साथ दोनों ही देश खड़े नजर आए? देखिए, इसमें ऐसा है कि सीधे सीधे तो चीन का दबाव पड़ा, भूटान के ऊपर भी, भारत के ऊपर भी दबाव डालने का प्रयास किया उन्होंने, और किसी तरह से भारत को बताने की कोशिश करी कि ये मसला जो है उनका और भूटान का है, तो भारत को बीच में नहीं आना चाहिए। अब भारत की जो एक सुरक्षा उनके साथ में प्रणाली है भूटान के साथ में, तो बहुत लंबी उनके साथ में पुराना एग्रीमेंट है, और भारत ने उनके साथ में पूरा मिलके खड़ा रहा, तो उससे भूटान में जो बहुत अच्छा असर पड़ा इस बात का कि भारत जो है रिलायबल दोस्त है। और चीन को भी ये लगा कि भारत को इस तरह की जो है बंदर भपकी देकर या डरा धमका के वो उस तरह से नहीं डील कर सकता है जैसे कि वो अपना सोचता रहता है कि और पड़ोसी देशों को उन्होंने करा है। क्योंकि देखिए, उन्होंने जब वो कहते हैं कि हमारे सारे एग्रीमेंट सबके साथ हो गए, मध्य एशिया के जितने भी देश थे जब उनकी इकोनॉमीज बहुत वीक थी तो चीन ने उनको पैसा दे देकर सबका अपनी मर्जी से जो उनको
बॉर्डर एग्रीमेंट्स करने थे, कर लिए। तो वो ये चाहते थे कि इधर की तरफ भी इसी तरह से वो कर लें, लेकिन ये बात उनको मालूम चल गई कि ये बात नहीं चल पाएगी। जिस तरह का वो मसला कर रहे हैं, मसल फ्लैक्सिंग चलती है उनकी, दक्षिण चीन सागर में चलती है, दक्षिण पूर्व एशिया के और देशों के ऊपर, तो एक प्रकार से सब तरफ उनका जो ये भारत के पे आके बात रुक जाती है जी। और हमने देखा है कि एशिया के देश वो भारत को बहुत इस दृष्टि से देखते हैं कि भारत जो है खाली अपनी ही सुरक्षा की तरह से नहीं देखे, वो ये भी देखे कि जो अगर पूरे एशिया के अंदर अगर शांति रहनी है, स्थायित्व रहना है और चीन को अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे बढ़े कि रूल बाउंड टाइप से चीज़ चले। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल पार्टनरशिप भी बनी है जिसमें कि अमेरिका और जापान भी और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ जुड़ गए हैं। इसीलिए खाली कि इंडो पैसिफिक जो है उन्होंने ओशन का उसका रीजन का नाम दिया है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करी है। तो पूरे मसले को एक तरीके से दृष्टि से देखें तो भूटान को मालूम है और अब और पक्का हो गया है कि भाई ये जो है भारत के साथ में खड़े रहने से पूरा विश्व उनके साथ खड़ा है, पूरा एशिया उनके साथ खड़ा है। और अगर जो है उनको अपना आगे आर्थिक प्रगति भी करनी है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऑल्टरनेटिव चीन का और भारत का है। ऑल्टरनेटिव ये है कि चीन के दबाव में रहकर करना है। चीन ने जिस तरीके से अपना नॉन वायबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स कर करके कई देशों में उनकी ज़मीनें हड़प ली हैं, तो वो इस तरह से वो इस तरह का डेवलपमेंट करना है तो वहाँ जाना उस मसले पर, या कोई दूसरे नए तरीके से जो भारत कह रहा है कि भी आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, आप उसके हिसाब से काम करें। जो पैसा हम दे सकते हैं हम देंगे, टेक्निकल असिस्टेंस देंगे। इसके अलावा जो है जो और देश मिलजुल कर एशिया के विश्व के सब साथ में मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है। प्रोफेसर लामा, आपको लगता है कि चीन का जो ये एक एंगल रहता है और खासतौर से भूटान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, आपको लगता है कि डोकलाम के इस पूरे एक्सपीरियंस या कहा जाए पूरे इस चैप्टर के बाद में किस तरीके का एक परसेप्शन में बदलाव आया है भूटान के लोगों में, खासतौर से चीन के प्रति और भारत के प्रति? देखिए, भारत का जो हिमालय पॉलिसी है ना, नीति, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमारी जो भूटान और नेपाल का जो संबंध है उसमें जो सीमाना क्षेत्र है, गोरखपुर में, बिहार में, बंगाल में, सिक्किम में, वो सीमाना क्षेत्र भारत के लिए उस सुरक्षा के लिए सीमाना क्षेत्र नहीं है। हमारी सीमाना क्षेत्र है जो भूटान का पीछे, नेपाल के पीछे जो हिमालय क्षेत्र है वो हमारी सीमा क्षेत्र है। 1950 साल की नेपाल के साथ जो हमारी मैत्री समझौता है और भूटान के साथ 1949 का समझौता 2007 में भी है, वो इसीलिए बता। तो इसीलिए जितने भी हिमालय क्षेत्र में भारत काम करते हैं, भूटान के साथ मिलके, नेपाल के साथ मिलके, वो भारत के अपना अंदरूनी सुरक्षा के अंदर ही आते। लेकिन आज भूटान और भारत के सुरक्षा संबंध में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। पहले जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती थी कि जहाँ पे मिलिट्री को इंटरवेन करना पड़ता था, ये था। अभी गैर पारंपरिक जो सुरक्षा है, खतरा है, वो काफ़ी बढ़ के चले। जैसे फॉर एग्जांपल और प्राकृतिक प्रकोप जो उससे जो सुरक्षा का खतरा लाती है ना, और दूसरी है हमारी जो आतंकवाद है ना, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस बारे में भारत और भूटान का एक नया समझौता करना बहुत ही ज़रूरत है, मैं तो सोचता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी ज़्यादा खतरा इस क्षेत्र में आजकल आने लगे हैं सुरक्षा में। इसीलिए हमको लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी होना चाहिए जिसमें इस तरह का सुरक्षा की भी बात उठाया जाए। जी शशांक जी, आपको लगता है कि नए प्रधानमंत्री जो कि भूटान के हैं डॉक्टर शेरिंग, उनका भारत आना पहली विदेश यात्रा के तौर पे एक मैसेज भी है अपने आप में बड़े तौर पे, न सिर्फ भारत के साथ में दोस्ती जताने का तरीका है बल्कि चाइना समेत अन्य देशों के लिए भी एक संदेश है। आपको लगता है कि ये संदेश को बाकी मुल्क, खासतौर से चाइना से मुल्क किस तरीके से लेंगे? देखिए, तो भूटान को निर्णय करना है कि कैसे आगे उनको अपनी पॉलिसी बनानी है। अभी पहला विजिट करके उन्होंने भारत में ये दिखा दिया है कि भारत सबसे ज़्यादा उनका करीब दोस्त है और सबसे प्राथमिकता जो है भारत को दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि भूटान ने अभी तक जितने भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके कोई मिशन वहाँ नहीं है भूटान के अंदर। तो उनके अपने जहाँ जहाँ मिशन है वो बात और है, लेकिन ऐसे में चीन के लिए सोचना कि दबाव डाल के कि अपना मिशन वहाँ बनाएगा। उनके कुछ डेलीगेशंस आए हैं लेकिन वो अभी तक वो बात नहीं बन पाई है। तो भूटान के ऊपर निर्भर करता है कहाँ क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये उनको ज़रूर है कि दबाव में
वो नहीं आएंगे किसी के। ये भारत ने और भूटान ने दोनों ने मिलकर आपस में इस तरह का एक संदेश पूरे एशिया के देशों को दे दिया है कि भाई ये जो है मिलजुल कर चीन के उसमें जो है बहकावे में या चीन के दबाव में ये आने को तैयार नहीं है। जी प्रोफेसर लामा, एक फाइनल कमेंट, फॉरवर्ड लुकिंग के लिहाज से भारत और भूटान की जो मैत्री है, दोस्ती है, संबंध है, अब यहाँ से अब आगे कैसे जाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं, चाहे वो ट्रेड और बिजनेस की बात हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिहाज से बात हो, किस तरीके से आने वाले सालों में हम देखिए अभी जो दूसरी चरण का जो भारत भूटान का आर्थिक संबंध होगा उसमें भारत को एक विशेष क्षेत्र पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। भूटान में अभी भी इंस्टीट्यूशंस का ज़रूरत है, माने कॉन्स्टिट्यूशन से लेके लीगल से लेके आर्थिक से लेके शैक्षिक क्षेत्र से लेके सभी क्षेत्र में इंस्टीट्यूशंस बनाने का बहुत ही ज़रूरत। दूसरी बात जो भूटान का स्ट्रेंथ है, जैसे भूटान का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, और भूटान का तीसरी बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इनका जो पारंपरिक औषधि का जो प्रणाली है उस प्रणाली। इन तीनों क्षेत्र पे भारत सरकार को काफ़ी गहराई से सोचना पड़ेगा और भूटान के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। साथ साथ जलवायु परिवर्तन का जो आघात हो रहा है पूरी हिमालय क्षेत्र में, भूटान का उसमें काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एक छोटा सा कमेंट शशांक जी, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि सबका साथ सबका विकास और ऐसे ही ट्रांसफॉर्मिंग भूटान को लेकर भी चल रहा है। आपको लगता है कि किस तरीके से आने वाला वक्त दोनों देशों की मैत्री में? नहीं, भारत भूटान की मैत्री होगी और हमको मालूम चलेगा कि उनके किस तरह से स्ट्रेंथन किए जा रहे हैं इकोनॉमी को, उनके सारे इंस्टीट्यूशंस को, उसको हमारे अपने जो बॉर्डर एरिया था उसमें ही मदद मिलेगी कि वही एक्सपेरिमेंट फिर हम अपने बॉर्डर एरिया में कर सकते हैं जहाँ पर कि पलायन बहुत बढ़ता चला गया है। तो अगर वहाँ पे भी इसी तरह की जो है वो प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं जो भूटान में सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी आपका, प्रोफेसर लामा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम में तो आप देख रहे थे खासकर को हमारा चर्चा, हम बात कर रहे थे भारत और भूटान के संबंधों के लगातार बढ़ते इस दायरे की, जिसके तहत आज इस समय 3 दिनों की यात्रा पर भूटान के नए प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के दौरे पे हैं। तो इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।